चलो बच्चों, ये BHPSCL के सिलेबस में अलग एक चैप्टर है जो सिलेबस में सबसे लास्ट में देखो देखो सिलेबस में 17वें नंबर पर है VVF AC ड्राइव। जो हम लोग इंडक्शन मोटर का ये वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, स्पीड कंट्रोल, यही AC ड्राइव है। ठीक है भाई। तो कभी आप सोचो कि AC ड्राइव नहीं पढ़ा हमने, तो इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल उसमें ब्रेकिंग और उसमें स्टार्टर, ये ड्राइव के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। देखो जी, हम लोग पढ़ रहे थे पोल चेंजिंग मेथड। तो पोल चेंजिंग मेथड में जब भी हमने किसी एक कॉम्बिनेशन में करंट की दिशा को बदला, तो भाई यहां पर साउथ 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 और साउथ आ गए। तो कभी भी कोई भी पोल अकेला नहीं बना करता। अगर बेटा कहीं पर साउथ है तो अपने आप से नॉर्थ आ जाता है एयर गैप में। माना ये कोई मैग्नेट मटेरियल है, कोई कॉइल है, अगर इसमें नॉर्थ बनेगा और इसके पास में कोई एयर गैप है तो इसमें अपने आप साउथ बन जाएगा। अगर इसमें साउथ बनेगा तो अपने आप से नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि कोई भी पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई बच्चों, जब ये सारे साउथ बने तो यहाँ जो एयर गैप है इसमें क्या बना? नॉर्थ। तो देखो, आपने 4 पोल बनाए, 4 पोल में जैसे ही आपने धारा की डायरेक्शन को बदला तो तुरंत से 8 पोल बन गए। अब जरा ये बताओ बच्चों, 4 पोल के हिसाब से मैं NS1 निकालूंगा। NS1 जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है। अच्छा जी, अब बच्चों यहां पर आपने पोल कितने कर दिए? डबल। अगर पोल डबल कर दिए तो जो NS1 है वो हो जाएगा आधा। ठीक है भाई। क्यों हो जाएगा आधा? क्योंकि आपने पोल डबल कर दिए, वहां 4 है वहां 8 है। तो पोल चेंजिंग मेथड में समस्या ये है कि यहां केवल और केवल हमें मात्र 2 गति के लेवल प्राप्त हो सकते हैं। देखो क्या, या तो बेटा मैं कहूं 10 RPM और 5, भाई आधा ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं तुम कर सकते। तो इसमें दिक्कत क्या है कि इस विधि में गति नियंत्रण के लिए केवल 2 लेवल ही संभव हो सकते हैं। इस विधि में गति नियंत्रण के लिए केवल 2 लेवल ही संभव हो सकते हैं। तो बेटा किस अनुपात में? देखो, अगर ये 2 है तो 1 है। तो यहां हमें क्या है कि इस विधि में हमेशा गति नियंत्रण 2:1 में मिलता है। मिलता है। हम क्या लिखते हैं कि जो ये विधि है इसमें हमें जो स्पीड मिलती है वो स्मूथ मिलती है बाकी की तुलना में। पहली विधि क्या? स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। क्या सीखा? NS बदला क्या? नहीं। मैक्सिमम टॉर्क बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अरे दिखाया था ना इससे पहले वाले में। अब इसके लिए ग्राफ बनाओ। ये बताओ, जब पोल बदलोगे तो पोल बदलने पर स्पीड बदलेगा?
चेंज करोगे ना। देखो जी, अब अगर ये ग्राफ पहचानने को आने लगे ना, जैसे मैं ग्राफ पहचानना है, तो बच्चों नॉर्मली तो पहले माना ये था बाय रेटेड वोल्टेज है, जब हमने पोल वोल नहीं बदले तो ये है। अब पहले इसमें हमने देखा जी लोड के हिसाब से गुरु जी ये है, ठीक भाई। तो बेटा इसके हिसाब से N1 ये है, ठीक है भाई। अब तुम्हें नेक्स्ट में पोल बदलने हैं। माना मैं ये बोल रहा हूं कि ये कोई पोल P1 है। अब तुम्हें इस P1 को ना डबल करना है, तो गति मैं आधी करूं। अरे पोल को अगर मैं डबल करता हूं तो आधी हो जाएगी गति, तो सिंक्रोनस लेवल चेंज हो जाएगा। तो इसे बस ये दिखा दो भाई, एक ये था, एक ये था। तो ये किसके लिए था, जब पोल आपने डबल कर दिए। तो ये गति क्या आ गई, N2। और N2 कितनी होगी इसके, आधा। अगर पोल बढ़ाओगे तो ये गति कम हो गई। ये करना है। तो देखो ग्राफ में अगर ये पहचानने को आ गया तो इसमें दो ही लाइनें दिखेगी, तो मैं ऐसे चलती हुई, ये पूरी भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ ऐसे बस छोटा सा दिखा के ऐसे बना दूंगा। कभी तुम सोचो क्या, बस ऐसे दो लाइनें दिखा के ये बताओ कौन सी गति निरंतर विधि। तो आपने कहा कि हाँ सर ये इसमें और इसमें सिंक्रोनस लेवल अलग है। पोल जरूर लिख देगा, ये P1 टू P1 तुरंत पहचान लो, पोल चेंजिंग मेथड है। सिंक्रोनस का लेवल बदलेगा, इसमें ये था, इसमें ये है। और अगर स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, तो देखो सारी ग्राफ यहीं से शुरू थे, ठीक है। चलो इसे पूरा बना दो ऐसे ही, पहचान लोगे ने। अब दो सिखा दिया तुम्हें। पहला है हमारे पास स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, और दूसरा है बेटा हमारे पास पोल चेंजिंग मेथड। चलो भाई बच्चों, अब आते हैं थर्ड नंबर पर। अब थर्ड नंबर पे तुम्हें यही पढ़ाता हूं मैं, VVVF ड्राइव। बेटा जो ऑनलाइन में बच्चे एनरोल हैं, कभी तुम ये कहो कि हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। जो 17वें नंबर का चैप्टर है यही चल रहा है ये। तो बेटा ये VWF नहीं है, VVVF, इसे हम लिखते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो इसमें लिखना बंद करो, समझना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे। और ये कहा जाता है, इसलिए एग्जामिनर ने सिलेबस ने में अलग से मेंशन किया है, क्योंकि वर्तमान में यही ड्राइव है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। देखो बेटा इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है V/F ड्राइव, V/F ड्राइव। और कई बार इसे V/F का जो रेशियो है इसमें रखते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो EMF इक्वेशन पर चलो बेटा, V बराबर में ये ऐसा लिख दूं मैं कि V समानुपाती पाई F, ये नहीं सिखाया, फाई F और N, और भी होता है 4.44 kc kd, सब होता है यहाँ। तो अगर मैं V/F लिख रहा हूं तो बेटा प्रोपोर्शनल टू फाई लिख रहे हो यार, F को नीचे ले आओ। तो अगर V/F कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा,
अगर ये कांस्टेंट है तो बेटा जो फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, तो इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट फ्लक्स ड्राइव। अब देखो बच्चों, अब ये फाई कहां से आता है? मैग्नेटाइजिंग करंट से आता है। बेटा ये सारी चीज बता सका इक्विवेलेंट सर्किट में, आईएम से तो आता है। तो देखो भाई, अगर फाई कांस्टेंट है तो इसका मतलब आईएम भी कांस्टेंट है। अब मुझे ये बताओ कि बच्चों फाई यानी बी बराबर में फाई बाई ए होता है? होता है यार। अगर फाई कांस्टेंट तो बी भी कांस्टेंट है। तो भाई हमने इसे लिख दिया बी, यहां कर दिया हमने कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट फ्लक्स ड्राइव के साथ साथ में कांस्टेंट फ्लक्स और डेंसिटी ड्राइव, ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, तुम्हें V बटे एफ का अनुपात स्थिर रखना है। V बटे एफ का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रखते हैं। देखो एक बात बताओ आप, इसका नाम क्यों वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रहा? ये V बटे एफ का अनुपात है बेटा। अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का जो अनुपात है वो समान रखने के लिए अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं तो फ्रीक्वेंसी कितना करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 2V/2F। तो देखो बेटा, V बटे एफ रेशियो को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जितने अनुपात में तुमने वोल्टेज को वेरी किया उतने में ही तुम्हें फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करना पड़ेगा। तभी बच्चों V बटे एफ का अनुपात कांस्टेंट रह सकता है। अब जैसे समझ लेते हैं, माना पहले वोल्टेज 200 वोल्ट है और आवृत्ति 50 वोल्ट है। ठीक है भाई। तो इसमें V बटे एफ रेशियो ढूंढो। 200/50 कितना आ गया बेटा? 4। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, माना इसे मैं 50 वोल्ट 12.5 हर्ट्ज पे चलाता। पर कितने पे? 50 वोल्ट और 12.5 हर्ट्ज। तो मैं फिर देखूंगा कि हाँ मैंने ये और ये बदल लिया जी। 50 बटे में 12.5 कितना आ गया? 4 आ गया। तो पहले भी कांस्टेंट 4 है, मतलब रेशियो अभी भी रेशियो 4 है। तो इसे कहा जाता है V बटे एफ का अनुपात स्थिर है। अरे समझ आई बात भाई? बेटा हमने यही तो किया है कि भाई इसे नंबर को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके देखो 4, फिर जो दे रखा है इसे फिर डिवाइड करके देख लेना कितना? 4। तो पहले भी 4 है, अभी भी 4 है। इसका मतलब है कि V बटे एफ का अनुपात स्थिर है। ठीक है। अगर V बटे एफ का अनुपात स्थिर है तो इसे कहा जाएगा कि भैया इसमें फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट। देखो लिख रखा है इसमें फ्लक्स घनत्व रहेगा, जिसे कहते हैं फ्लक्स घनत्व कांस्टेंट। और भैया इसमें आईएम रहेगा कांस्टेंट, स्थिरांक। इतना कर लोगे जी। अब देखो जी, ये थोड़ा सा तुम्हें जब पहली बार पढ़ोगे ना लग सकता है मुश्किल। अब जरा जितने तुमने फॉर्मूला पढ़े हैं इंडक्शन में उन सबको 1 बाय 1 लिखते हैं। देखो कुछ ऐसे फॉर्मूला थे जो किसी भी स्थिति में शुरू से बाद तक एक जैसे ही थे, और कुछ फॉर्मूला, जब मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं टी या I2 वो शुरू में अलग होते हैं और बाद में अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो मैंने कहा कि भाई टी मैक्सिमम का तुम मुझे फॉर्मूला बताओ। टी मैक्स बराबर 1/2 ओमेगा S V1 स्क्वायर बटे कुछ भी
x2 था, यही तो सिखाया ना। चलो जी, एक तो टी मैक्सिमम ये है। फिर बच्चों एस टी मैक्स बराबर में R2 बाई, एक ये सूत्र पढ़ा हमने, बेटा एक सूत्र हमने पढ़ा, NS माइनस N बराबर S NS। अरे बताते रहो भाई, यही था। और एक सूत्र हमारा आता है tan phi 2 बराबर में x2 बटे R2। अबे रोटर का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस दे दो तो यही बनेगा सूत्र यार। tan बराबर या फाई बराबर tan इनवर्स x बाई आर होता है ना, तो यही तो लिख रहा हूं मैं। देखो ये तो एक ऐसे फॉर्मूला लिखे आपने जो पहले हमने पढ़े भाई, जो कि हमारे अनचेंज फॉर्मूला थे स्टैंडर्ड जी। 3 लिख लो, क्या दिक्कत है? 3 तो 3 फेज बेसिस पर है ना, लेकिन 3 की गुणा इसमें मत कर देना, अच्छा कभी इनमें भी कर दे। ठीक है, मतलब ये तो ये है कि चाहे ये जो रिजल्ट मैं निकालूंगा ना, ये मैं समानुपाती निकालूंगा। तो तुम 3 लिखोगे तो 3 एक कांस्टेंट नंबर होता है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस याद रखना, अगर मैं 3 नहीं लिख रहा हूं तो ये सूत्र मैंने सिंगल फेज के लिए लिखा, और मैं गुणा 3 कर दूंगा तो ये 3 फेज का हो जाएगा। लो भाई, कभी नाराज हो जाए मैं 3 ही लिख दूं भाई। हाँ, एक फॉर्मूला और पढ़ा है देखो, हमने कहा कि अंडर, यानी कि नॉर्मल चलन स्थिति में, ऐसा लिख लो, नॉर्मल चलन स्थिति में, नॉर्मल चलने की स्थिति में टॉर्क का फॉर्मूला है 3/ओमेगा s V1 R2 डैश। देखना मिलाना, नॉर्मल चलन स्थिति में ये होगा फॉर्मूला। अरे भाई देखो बच्चों, टी बराबर, सब भूल भाल के किताबें उठा रही जाओ, V1 स्क्वायर बाई R2 डैश बाई S का स्क्वायर प्लस x2 डैश का स्क्वायर गुणा R2 डैश बाई S। मैंने कहा S का मान नॉर्मल चलन स्थिति में बहुत कम होता है, तो ये अगर बहुत कम होगा तो ये नंबर बहुत ज्यादा होगा, तो इसके तुलना में हमने इसको एलिमिनेट मान लिया था, तो एक पावर से पूरी पावर काट के इसको ऊपर भेज दिया था। ये नॉर्मल चलन स्थिति में था मामला। फिर आता है यहाँ I2 डैश, यानी कि रोटर में करंट, वो है S V1 बाई R2 डैश। अब देखो ये भी कैसे आया, I2 डैश बराबर में V1 सप्लाई वोल्टेज है, करंट कितना होगा R2 डैश बाई S प्लस में X2 डैश। तो ये तो खत्म कर दिया था हमने, तो इस S को हमने ऊपर लिख दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इस बेचारे ने अलग से टॉपिक क्यों लिखा है इसको, मतलब ऐसी क्या चीज दिखी इसे इसमें। आप देखो जी, शुरुआती स्थिति में, यानी कि जब इसे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआती स्थिति में S का मान बहुत हाई होता है, तो ये जो फॉर्मूला है T बराबर में 3/ओमेगा S V1 स्क्वायर S और ये बन गया था X2 डैश। स्क्वायर था क्या, स्क्वायर था ना,
यहाँ R2 डैश भी होगा, और I2 डैश हो जाता है V1 बटे R2 डैश बाई एस प्लस में X2 डैश। ये अगर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ आता था X2 डैश। चलो हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है भाई, जिन्हें हमने अभी कोई बदला बदला नहीं है। जो हमने पुराने फॉर्मूला पढ़े हैं सिर्फ वो हमने कॉपी किए यहाँ। देखो भाई, ये सब ओरिजिनल सूत्र हैं जो हमने पढ़े होते हैं, क्योंकि नॉर्मल चलन स्थिति में एस का मान कम था और शुरुआती में ज्यादा था, तो इससे हमें ये मिल गए। अब जरा यहां आ जाओ, जब आप वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को सेम रेशियो में वेरी कर रहे हो, तो क्या हम ये लिखने लग जाएं कि वोल्टेज समानुपाती फ्रीक्वेंसी? भाई तभी तो कांस्टेंट रहेगा, ये डबल करोगे तो ये भी डबल होना चाहिए। बच्चों जो वोमेगा होता है, वोमेगा एस या वोमेगा, क्या ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं होता? भाई जितने ज्यादा घूमेगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अच्छा जी। भाई बच्चों, क्या एन, एन ले लो या एन एस, अगर ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है तो ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रोटर का रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है? भाई प्रतिरोध फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं करता भाई, डीसी में होता है यार, कहां से करेगा? रिएक्टेंस करता है, प्रेरकीय प्रतिघात X2 डैश बराबर या समानुपाती फ्रीक्वेंसी, और XL बराबर ओमेगा एल या 2 पाई FL लगाते हैं, तो इसमें हमने ये फिट करना है। देखो कितनी मुश्किल ड्राइव है। हमने इसमें अलग अलग सूत्र के इन्हें ना नंबरिंग कर देते हैं यार बच्चों, 1 2 3 4 5 6। 7 और 8 नंबरिंग कर दी इन पे हमने। चलो जी, अब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये फॉर्मूला कैसे ढाले जाए, अब उसे देखते हैं भाई। तो जो पहले नंबर का सूत्र है, इसका इलाज करते हैं कि टी मैक्सिमम समानुपाती देखना है बेटा। 3 और 2 ये तो कांस्टेंट है। 1/ओमेगा एस को मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं, ये गुणा V1 को मैं F लिख दूं, तो V1 स्क्वायर है तो F स्क्वायर कर दूं, और ये X2 डैश है तो बेटा ये F का। अरे ये देखो ना सारे के सारे, बेटा जब मैं समानुपाती लिख रहा हूं तो ये कर दूं। यार तुमने F और F मतलब F स्क्वायर ये कैंसिल, यही तो हो गया। टी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? अबे जब सब कट गया तो भाई ये हो गया कांस्टेंट। इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव है, ये हो गया कांस्टेंट। यार सिंक्रोनस मोटर की गति नियंत्रण नहीं करनी है। गुरुजी समझ नहीं आया, एक बच्चा लिख रहा है। देखो भाई तुम्हें भी बता दूं, अगर तुमने कभी ये सूत्र नहीं पढ़े होंगे, जो कि पढ़ा दिया मैंने, नया कुछ किया ही नहीं। मैं बोल रहा हूं भाई, ये सूत्र है, इन सूत्र में बस ये फिट करना है और कुछ नहीं। क्योंकि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, तो V1 का मान F कर दो, ओमेगा एस फिर F, एन एस फिर F, X2 फिर F।
अब दूसरे वाले सूत्र में देखो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएबल ऑब्जेक्टिव सुनो, देखो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में, देखो सोचने की बात है, अगर एग्जामिनर ने अलग से चैप्टर सिलेबस में लिखा है और इतना सा चैप्टर है, समझो खत्म है ये, तो इसका मतलब कुछ तो देगा जब उसकी नजर में बड़ी चीज है, और रियल में बड़ी चीज है, क्योंकि आजकल जितने मोटर आप बना रहे हो इंडक्शन में, यही तो है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में टी मैक्सिमम कैसा होता है? कांस्टेंट कर सकते हो। और मैं अगर आपसे यह पूछ लेता कि वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में यदि आवृत्ति को 4 गुणा कर दे तो टी मैक्स कितना गुणा होगा? 4 गुणा। अबे नालायको लिख दिया कांस्टेंट है, तो भाई यहीं फंस जाएंगे बच्चे। भाई न्यूमेरिकल दे दिया कि फ्रीक्वेंसी को 4 गुणा कर दिया, टी मैक्स बताओ, तो क्लास में बैठने मात्र से ये तो पता चल जाएगा कि टी मैक्स नहीं बदलता, इसमें टी मैक्स कांस्टेंट आ गया। इसीलिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को कांस्टेंट यानी कि स्थिर आघूर्ण ड्राइव के नाम से जाना जाता है। क्या? कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, क्योंकि इसके दौरान में आघूर्ण क्या रह गया? स्थिर। ये अलग अलग चीजें है, इसमें अभी ऑब्जेक्टिव लिखाऊंगा प्रॉपर इसके भाई। तुम सिंक्रोनस की गति नियंत्रण करते नहीं, सिंक्रोनस मोटर कर भी कैसे सकते हो भाई, वो तो स्थिर गति पे चलेगा। तो एसी ड्राइव का रियली में मतलब इंडक्शन मोटर ही है। देखो अब सूत्र नंबर 2 पर आ जाओ भाई। एस टी मैक्स देखते हैं बेटा, R2 का तो फ्रीक्वेंसी से कोई रिश्ता है नहीं। 1/x2 डैश को क्या सिखाया? 1/f। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई बच्चों एस टी मैक्स का और फ्रीक्वेंसी का रिश्ता बताओ, तो क्या करोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपसे नॉर्मली यही तो पूछूंगा कि भाई अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो मैक्सिमम आघूर्ण पर स्लिप होगा आधा, अगर ये डबल तो ये आधा। इस तरह के सवाल है। फिर देखो नंबर 3 पे, 3 वाला यानी ये एन एस माइनस एन समानुपाती एस, तो एस है भाई, एन एस क्या है मेरे बच्चों? एफ है। तो याद रखना एन एस माइनस एन समानुपाती हो जाएगा एस इंटू एफ के। नॉर्मली लिख देगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में एन एस माइनस एन किसके समानुपाती होता है? आपका ना स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 पे आ जाओ। tan phi टू, देखो जी R2 तो फ्रीक्वेंसी भी करेगा नहीं, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। चलो भाई बच्चों नेक्स्ट लिखता हूं मैं नंबर 5 वाले फॉर्मूले को। टॉर्क समानुपाती, 3 तो कांस्टेंट है भाई बच्चों, तो 1/f गुणा एस एफ स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल कर दो एक पावर, तो समानुपाती एस इंटू एफ। तो क्या मिलेगा? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस इंटू एफ। तो इसको क्या कहते हैं? लोड का टॉर्क सिखा रखा है पहले से, टी मतलब लोड टॉर्क, ये सॉरी मोटर टॉर्क। अरे बता नहीं रखा, टी कुछ और थोड़ा ना है, मोटर आघूर्ण। अब देखो जी छठे नंबर का सूत्र क्या है। रोटर में अब करंट लिखना है I2 डैश, किसमें? नॉर्मल चलन स्थिति में। ये कहेगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में नॉर्मल चलन स्थिति में धारा होती है, तो I2 डैश समानुपाती एस इंटू एफ। ये देखो एस इंटू एफ। चलो बच्चों यहां नेक्स्ट देखो,
अब 7वें नंबर को लिख लेते हैं भाई। सातवां है शुरुआती स्थिति में, तो टॉर्क टी समानुपाती बेटा 1 / ओमेगा एस गुणा V1 को क्या लिखूं, एफ स्क्वायर कर दूं भाई, एफ स्क्वायर एस, x2 डैश को क्या लिखूं, एफ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर। बेटा R2 फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता, ये कैंसिल कर दिया हमने। अच्छा ओमेगा एस को भी तो एफ लिखना, हाँ गलती हो गई, ये हो गया जी एफ। तो बेटा क्या मिला, 1/SF। तो शुरुआत में देखो ये तो नॉर्मल चलन स्थिति में क्या है SF, और शुरुआत में 1/SF। I2, अब 8वें को देखो कैसे लिखोगे, I2 डैश समानुपाती V1 मतलब F, X2 डैश मतलब F, मतलब कांस्टेंट। एक बार पढ़ लो और फिर कुछ सवाल बनवाता हूं, देखो आपसे ही करवाऊंगा सवाल की भाई कैसे सवाल है। I2 डैश समानुपाती SF, ऊपर देखो 5 व 6 हैं नॉर्मल चलन स्थिति में, और बेटा 7वां 8वां केस है शुरुआती यानी स्टार्टिंग में। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का मतलब है कि यदि आप वोल्टेज को वेरी कर रहे हो तो उसी रेशियो में फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर दो। अगर वोल्टेज डबल तो फ्रीक्वेंसी डबल, वोल्टेज आधी तो फ्रीक्वेंसी आधी। इस प्रकार से बदलो कि V/F का अनुपात कांस्टेंट रहे। तो V/F ड्राइव का मतलब होगा कि V/F का अनुपात कांस्टेंट है। तो भाई यहां से हमने कहा कि इसके दौरान में इंडक्शन मोटर में जो चुंबकीय धारा थी IM वो भी कांस्टेंट है, जो फ्लक्स घनत्व था वो भी कांस्टेंट है। तो इसे हमने कहा कि कांस्टेंट फ्लक्स ड्राइव या कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी ड्राइव। अभी नाम दे दिए इसके अलग अलग। तो हमने देखा कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो तो भाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के समानुपाती होनी चाहिए, तभी तो दोनों के दोनों सेम रेशियो में चेंज होंगे। तो हमने इसमें वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिखा। अब सिंक्रोनस गति प्रोपोर्शनल टू एफ आती है, मैं बता दूं कैसे। आप 2π/NS/60 लिखते हो, ठीक है, और 2π/NS कहां से आती है, 120F/P से। अरे भाई ये ओमेगा एस एफ के साथ नहीं बदलेगा क्या, क्यों, NS बराबर 120F/P नहीं लिख रहे हो, तो NS किसके हिसाब से बदलेगा, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा एस भी बदलेगा। एक्स जो होता है वो होता है प्रेरकीय प्रतिघात, बदल जाएगा किस पे, फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हमने ये सूत्र स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो यहां पर पढ़े हुए हैं कि जी टी मैक्स ये है, एस टी मैक्स ये, NS-N को हम स्लिप गति और tan phi2 ये हमने पहले से पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ रखा है कि टी मैक्सिमम रोटर के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, वही तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और क्या है। नॉर्मल चलन स्थिति में जब टॉर्क स्लिप विशेषता बनाई है तो ये भी बताया गया है। देखो जी नॉर्मल चलन स्थिति में जो स्लिप होती है भाई वो कम होती है, और शुरुआत में स्लिप हाई होती है। तो हमने टी बराबर ये फॉर्मूला बना लिया और टी बराबर यहां पर फॉर्मूला ये बना। अब देखो हमने ये चीज जो हमने वेरिएबल ये थी फ्रीक्वेंसी के साथ, इन सबको यहां फिट करना शुरू कर दिया। तो हमने जब इसमें रखा टी मैक्स पहले वाले में, तो 3 और 2 तो कांस्टेंट है, 1/ओमेगा एस 1/F गुणा V1 स्क्वायर F स्क्वायर बटे X2 डैश F, तो ये आ गया कांस्टेंट। अब एस टी मैक्स प्रोपोर्शनल R2 फ्रीक्वेंसी के साथ निर्भर करता नहीं है, तो 1/F। NS-N स्लिप स्पीड समानुपाती, S और NS क्या है, F। अब इन वाले फॉर्मूले में 5वें और 6ठे में फिर से यही कहानी लगा दी, तो 5वां 6ठा किसके लिए था, नॉर्मल रनिंग मोड या रनिंग कंडीशन, और ये स्टार्टिंग। ठीक है, अब जरा सवाल देखो इस पर।
और फिर ग्राफ भी बता दूं आपको इसका। हमने कहा जी ये हमारे लिए यहाँ सिंक्रोनस लेवल है, यानी s बराबर 0, जिसे हम ns मानते आए हैं। और ये है जी टी मैक्स, जरा ध्यान से देख लो, ये मिल रखा है जी टी मैक्स, ठीक है। और भाई बच्चों ये मिला हमें यहाँ लोड टॉर्क, ये हमने कहा टी एल। तो अभी ये इस गति पर चल रहा है बेचारा, चलो एन लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि टी मैक्सिमम का लेवल इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, टी मैक्स का मान बदलेगा क्या, बोलो। नहीं जी, टी मैक्स तो स्थिर है ना, ये लिख दिया, स्थिर है। जब एफ बदलोगे, जब आप एफ बदलोगे तो एनएस का लेवल बदलना चाहिए। अरे 120 एफ आई पी होता है। अच्छा, लेकिन एनएस का लेवल बदलो, लेकिन टी मैक्स मत बदलो। तो देखो जी, अब नेक्स्ट हमने क्या बनाया कि भाई ये देखो एनएस बदल दिया, फिर आगे और टी मैक्स नहीं बदलना चाहिए। तो बेटा अब ये इतनी गति आ गया, इतनी गति आ गया, चलो इस बिंदु का n1, ये n2। तो अगर ये पहचानने को आ जाए तो देखो टी मैक्स नहीं बदला, लेकिन यहां पर एनएस के लेवल जरूर बदल गए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल रही थी। तो बच्चों इसे कहा जाता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, यानी कि आघूर्ण रहेगा यहां पर स्थिर, ये नहीं बदलता। अब ये बताओ, ये गति नियंत्रण सिंक्रोनस से कम पे कर रहा है ज्यादा पे? कम पे। तो हम क्या लिख रहे हैं कि यह सिंक्रोनस से कम पर कम पर गति नियंत्रण करता है, सिंक्रोनस से कम पर गति नियंत्रण करता है। चलो अब देखो कितने मुश्किल न्यूमेरिकल है यह सवाल। एक VVVF ड्राइव में यदि आवृत्ति को आधा कर दिया जाए, यदि आवृत्ति को आधा कर दिया जाए तो टी मैक्स होगा। ऑप्शन ए लिख दिया जी, आधा। ऑप्शन बी, डबल। सी, नो चेंज। और डी, नन ऑफ दीज।
क्या लिखोगे? नो चेंज। कर लोगे इतना? चलो जी नेक्स्ट देखना। एक वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में आवृत्ति को डबल कर दिया है, तो नॉर्मल चलन स्थिति में मोटर में धारा हो जाएगी। अब इसमें उत्तर नहीं बताते, बताओ क्या लिखोगे? ऑप्शन नहीं देता, उत्तर बोलो। नॉर्मल चलन स्थिति में धारा देखो ना, नॉर्मल चलन स्थिति में धारा ये है, एस इंटू एफ है, तो क्या बोलोगे? अब भाई अगर फ्रीक्वेंसी डबल है, डबल मत बोलना, बोलना बढ़ जाएगी, एस का रोल भी आएगा फिर ना, एस इंटू एफ है, तो आप कहना कि बढ़ जाएगी। डबल इसलिए नहीं, डायरेक्ट लिख देना एस इंटू एफ है। कर लोगे भाई? ये तुम्हारे पास में होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब ये बताओ फटाफट से कि वीवीएफ जो आपने पढ़ा है, ये गति नियंत्रण कहाँ कर रहा है? सिंक्रोनस लेवल से कम पर। टॉर्क बदला क्या? नहीं जी बेटा, डबल मत लिखना, इसमें क्या ना बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टार्टिंग में डबल कहाँ होगा? अरे मूर्खो, स्टार्टिंग में तो मेरे हिसाब से कांस्टेंट होगा ये देखो, स्टार्टिंग में I2 स्थिर है, तो तुम फ्रीक्वेंसी को कहीं भी ले जाओ, ये कांस्टेंट ही रहेगा। भाई अगर बच्चों यहां पर नॉर्मल चलन स्थिति की जगह मैं कहता शुरुआत में, तो आप कहते कि कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर से सुन लो, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अनुपात स्थिर रहता है, ये कभी नहीं बदलता। तो जब भी कभी ऐसा कोई सवाल दें तो आप तुरंत समझ जाओ, पहले यही चेक करो कि V बटे एफ का अनुपात स्थिर है या नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और न्यूमेरिकल लिखवाता हूं आपको। जैसे आपको ये दे दिया, एक 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर को यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलाएं, तो टी मैक्सिमम क्या होगा? तो आप चेक कर लो कि जी देखो जी, पहले ये चेक करते हैं कि ये है क्या मामला। तुमने कहा सर यही चेक करेंगे V बटे एफ रेशियो क्या है, तो पहले कितना है? 200 बटे कितना आ गया? अब कितना है? 100 बटे कितना आ गया? पकड़ लो बात कि सर V बटे एफ रेशियो स्थिर रहा इसमें। जब V बटे एफ रेशियो स्थिर है तो तुरंत बोल दो कि टी मैक्सिमम तो
कांस्टेंट है जी, और क्या, यानी कि स्थिर है। तो मुश्किल भी नहीं है इतना, नॉर्मल V/F रेशियो को स्थिर रख के एक गति नियंत्रण करी गई मोटर की। तो बताइए ये सिंक्रोनस से कम पर गति नियंत्रण करेगा या ज्यादा पर? कम पे करेगा। इसमें टी मैक्स नहीं बदल सकते, इसे हम कांस्टेंट आघूर्ण ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये चीजें याद रखो। चलो देखो जी, एक और कितना मुश्किल पढ़ाता हूं तुम्हें। चौथे नंबर पर है कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसे आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के नाम से भी जानोगे। देखो इसमें वोल्टेज कांस्टेंट कर दी और फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाओ। तो इसे कई बार शॉर्ट में जैसे ऐसे लिख रहा है एग्जामिनर कि CVV/F, कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। चलिए देखो बच्चों, इसमें V/F स्थिर नहीं होगा। V/F स्थिर नहीं होगा। क्यों? वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो ये रेशियो बदल जाएगा। भाई वोल्टेज को चेंज मत करो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। चलो अब देखो हमने क्या क्या किया। हमने कहा जी अब वोल्टेज तो कर दो कांस्टेंट, यानी कि स्थिर। वोल्टेज कर दिया हमने कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, ओमेगा एस को कर दो समानुपाती एफ के, एन एस को कर दो एफ के, और x2 डैश को कर दो एफ के समानुपाती। अब देखो कितनी खतरनाक ड्राइव है ये। चलो भाई बच्चों, अब फिर एक बार जो लास्ट पेज पे फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इनको दोबारा लिखते हैं। चलो जी, 1 वाला है, अगर तुमने लिखा तो नोटबुक ओपन करके देखो। टी मैक्स समानुपाती 3/2 ओमेगा एस को हमने लिखा 1/f गुणा V1 को करना है कांस्टेंट, और भाई यहां कर दिया हमने 1/f। तो टी मैक्स 1/f स्क्वायर, ये तो आ गया 1। फिर लिखते हैं जी दूसरा क्या बीमारी है। अब दूसरा है एस टी मैक्स 1/f। थर्ड नंबर है एन एस माइनस एन एस इंटू एफ। चौथे नंबर पर है tan phi 2 और भैया एफ। फिर है पांचवें नंबर पर 1/f गुणा V1 कर दिया कांस्टेंट, V1 स्क्वायर/R2 हो गया कांस्टेंट, तो ये मिल गया हमें S/f। अब छठे नंबर पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ छठे नंबर पे I2 डैश बराबर SV1/R2। तो बेटा I2 डैश समानुपाती S, फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। टॉर्क 1/f, बेटा V1 हो गया कांस्टेंट, ये हो गया जी S/f²। वेरिएबल वोल्टेज ये वाला था, इसने कांस्टेंट गति से नीचे गति नियंत्रण प्रदान किया।
फिर हमारे पास ये आ गया CVVF। एग्जामिनर का बड़ा सीधा सीधा सवाल है, कौन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहां पर गति नियंत्रण करेगा। देखो अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। हमने इसमें दो चीजें जानी बेटा अभी। हमने एक रीजन ये रख दिया जिसमें इसे रखा हुआ हमने NS, ये भावुक मत होना ऐसे से, फिर ये ना Tmax। देखो ये था इस तरफ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, और ये था बेटा यहां कांस्टेंट टॉर्क। देखो अब जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि लेवल चेंज होता जाएगा। अच्छा, तो बच्चों हमने देखा ये, अगर फ्रीक्वेंसी को बदलोगे तो NS तो बदलेगा ही। तो जो ग्राफ है ये दिखेगा मैं ऐसे, यानी कि ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो ड्राइव है, ये कहाँ स्पीड कंट्रोल दे रही, सिंक्रोनस गति से कम पर, और ये सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर। एक बात बताओ, अगर आप सप्लाई से वोल्टेज, देखो आपने क्या किया हुआ है, अरे कांस्टेंट कर दिया भाई। नॉर्मल चलने की स्थिति में जो करंट है वो चेंज होगा क्या, सिर्फ स्लिप के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिश्ता तो नहीं है। इसीलिए जो पावर होती है, तो यहां क्या था, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अब जब V और I2 फ्रीक्वेंसी से आपने स्वतंत्र बनाए, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो बेटा इसे जाना जाता है कांस्टेंट पावर ड्राइव के नाम से। ठीक है भाई। तो बड़े क्लियरली सवाल है कि पहचानने को दे दें, NS दिखाए ऐसा है, आप बोलना जी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वोल्टेज कहां पर है, सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर। कैसे जाना जाएगा कि इसमें कांस्टेंट पावर रहेगा, बिलो सिंक्रोनस कांस्टेंट टॉर्क रहेगा। और दोस्त ये यही नहीं, ये आप DC से भी रिलेट कर सकते हो। बेस स्पीड से कम पर कांस्टेंट टॉर्क, बेस स्पीड से ज्यादा पर कांस्टेंट पावर। तो इसकी जो पहचान है वो कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के रूप में, और इसकी पहचान कांस्टेंट पावर ड्राइव के रूप में हुई है। ठीक है भाई। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में गति नियंत्रण मिलता है, आप कह रहे हैं सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर, और वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में आप कह रहे हैं सिंक्रोनस गति से कम पर। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को जाना जाता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के रूप में, कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को जाना जाएगा कांस्टेंट पावर ड्राइव के रूप में। ये बड़े कॉमन से सवाल है जो इसमें पॉसिबल है। ठीक है जी, एक और सिखाता हूं आपको। ड्राइव हमेशा सिंक्रोनस गति से कम पर गति
नियंत्रण करता है तथा इसमें कांस्टेंट टॉर्क रहता है। कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में सिंक्रोनस गति से ज्यादा पर गति नियंत्रण करता है तथा पावर स्थिर रहती है। चलो इससे आगे ड्राइव कल करवाएंगे इसमें ना।